हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं तुम्हें त्रिकोणमितीय फलन जो कि चैप्टर 3 है हमारा, उसका प्रश्नावली 3.4 यानी कि 3.4 एक्सरसाइज जो है उसका सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और उसके फॉर्मूले के बारे में भी बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि फॉर्मूला अगर मैं पहले बता दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो बिना ज़्यादा देरी के चलो समझते हैं इसमें क्या क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया, उसको इग्नोर करना, चीज़ों को अच्छे से समझना। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1/2, मतलब साइन एक्स अगर 1/2 के बराबर है तो एक्स का वैल्यू क्या आ सकता है, हमें ये पता करना है। तो तुम जानते हो, तुम बहुत ईजिली जानते हो, बहुत अच्छे से समझते हो, क्योंकि 10th में तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइन 30 डिग्री जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है 1/2। तो एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एक्स का वैल्यू हो सकता है 30 डिग्री। और इसको अगर तुम आंसर लिखते हो तो ये तुम्हारा गलत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बच्चों वाला है। बच्चों वाला मतलब कि 10th, अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे ये तुम्हारा सही हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इंटर के स्टूडेंट हो तो सही मतलब लगभग सही माना जाएगा, पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि तुम सीधे सीधे ये बताओ कि क्या यहाँ पे x की जगह जो हमने 30 लिख दिया, क्या सिर्फ साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? क्या सिर्फ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की ही वैल्यू 1/2 होती है? तुम अगर अच्छे से देखो चीज़ों को तो तुम्हें पता चलेगा कि साइन 120 डिग्री, सॉरी 120 नहीं, 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है। तो x का जो वैल्यू है वो 30 क्यों है, 150 डिग्री क्यों नहीं है ना? ये भी तो हो सकता है। और इसके ही अलावा तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि जैसे कि साइन में क्या होता है, मतलब किसी में भी 0 डिग्री मतलब 360 डिग्री के बराबर होता है। और एक राउंड घूमने के बाद जैसे 30 डिग्री की जो वैल्यू है, एक राउंड पूरा एक चक्कर जब घूम लेता है और वापस से फिर 30 ऐड करता है, तो 360 में 30 ऐड कर दो, ये हो गया हमारा 390 डिग्री। तो 390 डिग्री, साइन में 390 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो भी 1/2 ही होगा। तो x का वैल्यू सिर्फ 30 क्यों, बाकी सब क्यों नहीं? तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, इस वाले चैप्टर में बेसिकली क्या करते हैं कि हम x का ऐसा वैल्यू रखते हैं जिससे उस जितना भी वैल्यू, मतलब सारे के सारे वैल्यू उसमें उसके अंदर में ही समाहित हो जाते हैं। ठीक है, तो x का ऐसा मान रखेंगे, सिर्फ 30 नहीं, सिर्फ 150 नहीं, सिर्फ 390 नहीं। अब इसी तरह से बहुत आगे बढ़े तो जैसे एक बार घूमने पे 360 होता है, तो दो बार अगर ये घूम लिया तो 720 हो गया, और 720 के बाद फिर 30 डिग्री बढ़ा दिए तो ये 750 हो गया, तो 750 भी नहीं। इसी तरह से जितना बढ़ते जाओ बहुत मतलब इनफाइनाइट तक चला जा सकता है ये। तो हम ऐसा x का वैल्यू ऐसा पता करते हैं जिससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाए कि कोई भी मान जो हो, कुछ भी हो, वो हमेशा उतना ही, x का ऐसा मान जो हमेशा सही हो, गलत कभी हो ही ना। और यही हमें पता करना है। तो अब इसी चैप्टर, मतलब अब वो तो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन इसी चैप्टर में तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे x का मान जो 30 डिग्री आया ना, ये इसका मुख्य मान कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य मान। और इसके अलावा अब मैं बोल रहा था ना कि एक ऐसा मान, x का कोई एक ऐसा मान रखेंगे जो किसी भी हमेशा सही हो, गलत कभी हो ही ना। तो वो जो मान आएगा उसको हम लोग बोलते हैं व्यापक मान। व्यापक हल मतलब इस तरह से हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसके दो हल मिलेंगे मुख्यतः, एक होगा मुख्य हल और एक होगा व्यापक हल। और व्यापक हल एक ऐसा हल होगा जो हमेशा सही रहेगा किसी भी वैल्यू के लिए। तो अब इसी चीज़ को हम अच्छे से समझने वाले हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। और इसे इरेज करने के बाद तुम्हें मुख्य हल के बारे में तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि अगर मेरा क्या हो गया कि साइन x जो है वो अगर साइन 30 के बराबर है ना, साइन x जो है साइन 30 डिग्री के बराबर है, तो x का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। ये तो हमारा मुख्य हल ही हो गया, ठीक। लेकिन व्यापक हल के लिए क्या करते हैं, तो व्यापक हल के लिए एक फॉर्मूला होता है। अब वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। लेकिन मैं हर बार बोलता हूँ कि फॉर्मूला जो है या तो याद कर लो या फिर समझ लो। तो मैंने समझ रखा उसे और मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, और समझाने के बाद तुम्हें भी शायद याद रहेगा, है ना।
याद क्या रहेगा, समझ में आ जाएगा, तो याद करने की ज़रूरत थोड़ी सी कम पड़ेगी। तो फार्मूला क्या है वो बताने से पहले मैं तुम्हें फार्मूला प्रूव करके ही बता देता हूँ। क्या है कि मान लो यहाँ पे साइन x इक्वल टू साइन 30 हमने लिखा था ना, तो अगर मान लो मैं लिखता हूँ किसी कंडीशन में साइन x जो है वो साइन y के बराबर है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ सकता है वो पता करना बता रहा हूँ। तो साइन x अगर साइन y के बराबर है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कुछ, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि ये दोनों अगर बराबर है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 तो आएगा ही, है ना। अब देखो ये साइन c माइनस साइन d वाला भी आ गया, तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 है, साइन में इतना है, कॉस में इतना है, इन सब का मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न हो सकता है? या तो साइन x माइनस वाई बाई 2 0 होगा, तभी तो इस पूरे को मल्टीप्लाई, अगर 3 यहाँ पे ये है और ये है, इन तीनों का मल्टीप्लाई होने पे अगर 0 आ रहा है तो तीनों में से कोई एक तो 0 ज़रूर होगा। तो क्या क्या 0, 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 2 को इग्नोर करते हैं। या तो हमारा साइन x माइनस वाई बाई 2 0 हो सकता है, या फिर कॉस x प्लस वाई बाई 2 ये 0 हो सकता है ना। तो चलो अगर मान लेते हैं कि साइन x माइनस वाई बाई 2 0 होता है, तो यहाँ पे साइन में कौन सा ऐसा अंक होता है जिसका वैल्यू 0 होता है, तो तुम देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि साइन में 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है। उसके अलावा तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा साइन में पाई का जो वैल्यू होता है वो भी 0 होता है, पाई यानी कि 180 का जो वैल्यू होता है। अब पाई क्यों लिख रहा है? क्योंकि रेडियन में यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम जैसे इंटर में आए हमें ज़्यादातर ना थीटा की जगह हम मतलब डिग्री मान की जगह रेडियन मान ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो रेडियन मान ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के लिए तुम्हारे, क्योंकि ज़्यादा तुम्हें रेडियन मान नहीं मिलेगा। तो साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो भी 0 होता है। इसके अलावा तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा साइन में 2 पाई का वैल्यू जो होता है वो भी 0 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, साइन में 3 पाई का जो वैल्यू होता है वो भी 0 होता है। तो हम यहाँ पे 0 की जगह कौन सा वैल्यू रख दें, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं n पाई, जहाँ पे n क्या होगा, साइन n पाई लिख देते हैं। साइन n पाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे n क्या होगा वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को, ठीक है। स्मॉल n जो है कैपिटल N का एक पार्ट हो, तो मतलब n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। n पाई अगर लिख दे तो वो 0 आएगा, क्लियर है। तो मतलब ये जो है पूरा साइन n पाई के अगर इक्वल है तो x माइनस वाई बाई 2 जो है वो n पाई के बराबर हो जाएगा ना। तो इसको आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है x माइनस वाई जो है वो 2n पाई के इक्वल हो जाएगा। अब ये y उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर हमें क्या मिला, 2n पाई और ये प्लस में y। अब एक काम करते हैं वो काम बाद में करेंगे, पहले इधर वाली चीज़ों को देखते हैं। तो इधर हमने देखा कि कॉस में x प्लस वाई बाई 2 जो होता है वो 0 है। तो अब कॉस में किसका वैल्यू 0 होता है, तो तुम देखोगे तो तुम्हें पता ये चलेगा कि कॉस में जो है ना 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि कॉस पाई बाय 2 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। और एक और चीज़, अभी इस पाई के बारे में जैसे मैंने किया, साइन के बारे में किया, तो कॉस के बारे में भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब पाई बाय 2 में पाई जोड़ोगे तो आएगा 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 होता है। फिर इसमें पाई जोड़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 5 पाई बाई 2 का वैल्यू जो होता है वो भी 0 होता है, यानी कि सिर्फ पाई ऐड करते जा रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, तो पाई ऐड करने के बाद वैल्यू सेम मिलता है हमें, ठीक है ना। तो साइन में भी हमने वही किया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हम यहाँ पे अभी साइन वाले में हमने n लिख दिया, तो कॉस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, तो n तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि n का मतलब n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को, और वहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 के बाद हमें क्या मिला, सीधा 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर अगला जो करेंगे वो 7 मिलेगा। तो 7 मिलेगा तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या हमें मिलता है। तो विषम संख्या मिलता है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉस में 2n प्लस 1, ठीक है, और पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि पाई बाई 2 जो है मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे, एक विषम संख्या से, एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये 0 आएगा। अब ये क्या है, ये एक विषम संख्या, कैसे एक विषम संख्या, n जो है नेचुरल नंबर है, तो n का कोई भी वैल्यू तुम रखते हो तो ये हमेशा तुम्हें क्या मिलता है, रिजल्ट एक विषम संख्या मिल जाता है n के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मिला
कॉस का 2n+1 π/2 = 0। तो यहाँ पे हम जो ये वाला लाइन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये या जो है इसके लिए लाइन खींच दिया हमने, x+y/2 = 2n+1 π/2। ठीक है, अब 2 जब इधर से हमारा क्या है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो हम इसको उधर तो भेज ही सकते हैं, चलो भेज देते हैं। तो ये हमारा मिल गया क्या, x+y जो आ गया हमारा वो आया 2n+1 साथ में पाई। अब x जो आया वो हमारा आया 2n+1 साथ में पाई माइनस y। अब इन दोनों में तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे दोनों तरफ एक जैसा चीज़ हो जाए, एक जैसा हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको देखो, ध्यान से देखना, 2n पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 2n+1 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसको पाई लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा प्लस में ही -1 पे पावर दे दिया 2n और y। अब ये क्यों लिखा अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा 2n पाई प्लस -1 पे पावर 2n, तो -1 पे पावर 2n लिखा। n का कोई भी नंबर हम रखते हैं तो ये हमेशा सम संख्या रहेगा क्योंकि 2 से गुना हो रहा है, और 1 पे पावर 1 का जो घात है वो सम संख्या रहेगा तो ये हमेशा धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे समझो तो ये जो +y है वो +y ही रह जाएगा ना। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2n+1 है, साथ में पाई है, माइनस है तो माइनस को प्लस लिख लेते हैं और इसमें लिखते हैं -1 पे पावर 2n+1 और साथ में y का गुना। तो अब यहाँ पे क्या है, -1 पे जो पावर है वो है 2n+1, यानी कि एक विषम संख्या, क्योंकि n का कोई भी मान रखते हैं तो यहाँ पे एक विषम संख्या ही आएगा, और जब -1 का घात एक विषम संख्या होगा तो ये हमेशा माइनस में आएगा, तो ये हमेशा -y रहेगा। ठीक है, अब इतना क्यों किया, इतना हमने इसलिए किया ताकि x का जो वैल्यू है वो हमें सही से मिल सके। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है x का वैल्यू में 2n है और -1 पे पावर 2n है। ठीक है, यानी कि एक सम संख्या, और यहाँ पे x का वैल्यू में हमें देखने को मिलता है ये विषम संख्या और -1 पे पावर भी विषम संख्या। तो जब x का वैल्यू सम संख्या के भी बराबर आ रहा है और विषम संख्या के भी बराबर आ रहा है तो हम सम और विषम क्यों बोल रहे हैं, सीधे सीधे संख्या बोल सकते हैं, और सम और विषम की जगह अगर हम संख्या बोल रहे हैं तो 2n की जगह n रख सकते हैं, या फिर 2n+1 की जगह भी n रख सकते हैं, क्योंकि संख्या के लिए तो n ही काफ़ी है ना। तो इस तरह से हमें जो x का वैल्यू मिलता है वो ये मिलता है 2n की जगह, और या 2n+1, ये सम संख्या ये विषम संख्या। तो हम जब सम संख्या भी आ रहा है और विषम संख्या भी आ रहा है तो हम क्या डायरेक्ट उसको संख्या तो बोल ही सकते हैं, और संख्या के लिए हम लिखेंगे n, साथ में हमारा पाई, और प्लस लिखेंगे तो प्लस -1 पे पावर n क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या था, यहाँ पे विषम संख्या था, तो जब सम संख्या भी इसका वैल्यू है विषम संख्या भी वैल्यू है तो डायरेक्ट संख्या ही बोलेंगे, और इस तरह से हमें मल्टीप्लाई बाय y साइन, ये फॉर्मूला हमें मिल गया। अब ये फॉर्मूले को तुम ध्यान से देखो, अगर साइन x साइन y के बराबर आता है तो उस कंडीशन में x का जो मान होगा वो होगा n पाई प्लस -1 पे पावर n इंटू y। ठीक है, और इसको एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हो, और ये क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन करने में तुम्हारी हेल्प कैसे करने वाला है वो तो मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन अब फटाफट से हम दूसरा मान भी सीख लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे साइन की जगह कॉस है, कि अगर cos x बराबर cos y हो तो हमारा x का वैल्यू क्या आ सकता है। देखो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो था ना यहाँ पे साइन वाला ही था, cos और tan वाला इजी है, तो फटाफट से समझते हैं उसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर cos x बराबर cos y दिया हुआ है किसी केस में, तो x का वैल्यू क्या आ सकता है वो हमें पता करना है। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला cos x माइनस cos y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। सेकंड है स्टेप हमारा कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 साइन x माइनस y बाई 2 इंटू साइन x प्लस वाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जब आया है हमारा, ये फार्मूला होता है तो ये तो आया है, हम फार्मूला भी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, तो अगर प्रॉब्लम होती है याद करने में तो जाके वीडियो को देख लो यार।
अब इसको सेम प्रोसीजर वही है कि माइनस जो है अब दोनों मतलब इधर उधर जाएगा, अगर इक्वल टू के मतलब अगर इक्वल टू है ना यहाँ पे इक्वल के दोनों साइड में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो ही जाएगा अपने आप। 2 को अब देखो 2 है, ये है और ये है, इन तीनों में का मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 है, क्या है, साइन में x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, या अगर ये 0 है, साइन में x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है या तो ये 0 है, तो ये 0 है तो मान क्या हो सकता है। तो अभी साइन में x माइनस वाई बाई 2 बराबर 0 था, तो हमने साइन 0 के लिए क्या देखा था, तो साइन 0 के लिए हमने देखा था कि साइन में 0 का वैल्यू 0 होता है, फिर पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, फिर 3 पाई का, फिर 4 पाई का, फिर 5 पाई का। तो हम कंक्लूजन पहुँचे थे कि हम डायरेक्ट n पाई लिख देते हैं, है ना, कि n पाई लिख दो, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस वाई बाई 2 जो है वो इक्वल हो सकता है किसके, n पाई के इक्वल हो सकता है। क्यों, क्योंकि साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू भी 0 है, तो x माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू n पाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है x माइनस वाई जो है वो आ गया हमारा 2n पाई और x जो है हमारा आ गया 2n पाई प्लस वाई। ठीक है, x का वैल्यू इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देखते हैं, तो इस तरफ हमें कुछ ऐसा ही मिला कि साइन में ही है कुछ और वैल्यू है 0, तो साइन में वैल्यू 0 है यानी कि ये भी तो n पाई के ही बराबर होगा ना, तो इसमें हमें मिलता है x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। क्यों, क्योंकि साइन n पाई इक्वल टू 0 होता है ना, और यहाँ पे n पाई 5 पाई 4 पाई 3 पाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये नंबर था और n पाई में कोई भी नंबर हो सकता है ना, तो इस वजह से हमने n पाई लिखा। तो x प्लस वाई जो मिला हमें वो मिला 2n पाई और x जो मिला हमें वो मिला 2n पाई माइनस वाई। तो यहाँ पे x का वैल्यू ये आया और यहाँ पे x का वैल्यू ये आया, तो हम दोनों को मर्ज कर लेते ताकि हमें याद करने में सुविधा हो। तो हमने मर्ज करके ऐसा लिखा कि x का जो वैल्यू होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। प्लस माइनस वाई मतलब कभी प्लस कभी माइनस, मतलब दोनों मान हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हमने साइन के साथ किया था वैसे ही हमने कॉस के साथ भी किया, बस वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बनाने में, लेकिन ये आसान हो गया कि अगर कॉस x जो है कॉस y के बराबर है तो x का जो मान होगा वो होगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 10 वाला भी सीख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसका हमें यूज़ कहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 10 वाला देखो फटाफट से। तो 10 वाले के लिए है कि अगर 10 वाले में वैसे एक कंडीशन है, लेकिन मैं अभी कंडीशन नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही आता हूँ, कंडीशन अपने आप समझ जाओगे बाद में। अभी फॉर्मूले को देखो कि अगर 10x बराबर 10y है तो x का मान क्या हो सकता है। तो x का मान हम पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, अगर 10x बराबर 10y है तो जाहिर सी बात है कि 10x माइनस 10y जो होगा वो 0 ही होगा। अब 10c माइनस 10d का तो फार्मूला था ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन y अपॉन कॉस y इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है, एलसीएम जो होता है वो सब हम करेंगे, तो हमें मिलेगा साइन x इंटू कॉस y माइनस में कॉस x इंटू साइन y डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू कॉस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसे कंडीशन भी बता ही देता हूँ। कंडीशन क्या है, तुम्हें मालूम होगा एक चीज़ अच्छे से कि साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। ठीक है ना, तो 10 का जो 0 डिग्री का वैल्यू होता है वो तो 0 आता है, लेकिन 10 में 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है ना वो आ जाता है हमारा इनफाइनाइट, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू आता है हमारा वो आ जाता है हमारा कितना आ जाता है भाई, साइन 90 का 1 और कॉस 90 का जो वैल्यू आता है वो आता है 0। तो अब साइन 1090 का जब वैल्यू होगा वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा क्योंकि डिवाइड 0 से हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे 10x बराबर 10y जो लिखा हुआ है इसमें कंडीशन बस ये है कि x या y जो है उनमें से कोई भी 90 के मतलब 90 से मतलब या तो 90 नहीं है, 90 यानी कि पाई बाई 2 नहीं है, या फिर इसी में पाई ऐड करने के बाद जो कुछ भी बनता है वो नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि पाई ऐड करने के बाद वैल्यू रिपीट होता है, ये अभी हमने देखा था, तो उसी तरह से तो ये 90 के बराबर नहीं है, बस यही कंडीशन है। तो चलो इसको देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखो, आगे बढ़ो। तुम्हें मालूम है कि अब
साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, किसका फॉर्मूला? ये है फॉर्मूला साइन एक्स माइनस वाई का, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं और आ रहा है हमारा 0, तो ऊपर वाला ही 0 होगा, नीचे वाला तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर नीचे वाला 0 होता, नीचे वाले की वैल्यू अगर 0 होती तो ये 0 नहीं आता, ये इनफाइनाइट आ जाता। तो ये बात तो सर्टेन हो गई कि ऊपर वाला जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो ऊपर वाले की वैल्यू अगर 0 है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब साइन में किसी की वैल्यू 0 आई है, लेकिन साइन में तो हम जानते हैं कि साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है, तो साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी साइन में पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, 3 पाई की वैल्यू 0 होती है, 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, 5 पाई की वैल्यू 0 होती है साइन में। तो हम ये 3, 4, 5 लिखते हैं नहीं, हम क्या लिखते हैं? हम n पाई लिखते हैं, क्योंकि n कोई भी नंबर हो सकता है हमारा। तो अब इस तरह से हमें देखने को क्या मिला कि x माइनस वाई जो है वो इक्वल हो गया किसके? n पाई के इक्वल हो गया, और x का जो वैल्यू आया हमारा वो आया n पाई प्लस y। और इस तरह से हम समझ गए कि अगर 10x 10y के बराबर है तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा n पाई प्लस y। बहुत ही सिंपल था। और यही सिर्फ ये जो 3 फार्मूले ना, यही 3 फार्मूले हमें पूरे बुक में 8-9 क्वेश्चन ही हैं, तो बस उनको सॉल्व करने में ये हेल्प करने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, ये जितना भी x का मान आया हमारा ना, साइन में आया था, कॉस में आया और टेन में आया, ये सारे के सारे व्यापक हल हैं। व्यापक हल मतलब ऐसे हल कि ये वाला हल तुम लिख दो और उसके बाद तुम्हारा जो है काम हो गया, तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का है वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले वाले क्वेश्चन को ही देख लें। तो टोटल 9 क्वेश्चन हैं इसमें, 9 क्वेश्चन हैं। तो पहला बता दूंगा, उसके बाद मैं 9 नंबर का बता देता हूँ, बाकी सब तुम अपने से कर लोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से देख लो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल और व्यापक हल ज्ञात कीजिए। चलो पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 10x इज़ इक्वल टू √3। बस हो गया। अब हमें पता करना है कि √3 किसका मान होता है, 10 में √3 किसका होता है। तो मुझे सही बताऊं तो मैं तुम लोग से हर वीडियो में जैसा कि बोल रहा हूँ, मुझे फार्मूला याद नहीं रहता, लेकिन पता तो कर ही सकता हूँ ना। तो sin 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है वो होता है √3/2। तो ये तो 30 तो नहीं हो सकता, क्या हो सकता है? 60 हो सकता है। 60 कैसे हो सकता है? क्योंकि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और ये दोनों कट गए आपस में, तो ऊपर में बचा सिर्फ √3, यानी कि हम जान गए कि 60 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 10x इज़ इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब मैंने बताया कि यहाँ पे हम डिग्री मान को नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम रेडियन मान को लिखते हैं। तो 60 डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है हमारा π/3। तो 10x बराबर 10y आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मुख्य मान को समझ लो पहले। मुख्य मान क्या होता है? मुख्य मान जो पहला हमारा आता है, पहले व्यापक मान ही देख लो, ठीक है ना। तो व्यापक मान हम जानते हैं, हमने अभी फॉर्मूले से प्रूव किया था कि अगर 10x बराबर 10y है तो x बराबर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है n पाई प्लस y। यही था ना, मुझे याद नहीं रहता, बस यही बता रहा हूँ कि मैं समझ के करता हूँ, तुम लोग भी समझ के करो। x बराबर n पाई प्लस वाई अभी थोड़ी देर पहले ही आया था हमारा, तो y की जगह पे यहाँ पे π/3 है, यानी कि इसका जो व्यापक हल होगा वो होगा n पाई प्लस π/3, और ये आंसर। अब व्यापक हल तो हमने पहले कर लिया, लेकिन पहले मुख्य हल किया जाता है। तो मुख्य हल क्या है पता है? बहुत सिंपल है, ये देखो 10x बराबर 10 π/3 है, तो x बराबर क्या होगा? x बराबर π/3 होगा। ये हो गया हमारा मुख्य हल। मुख्य हल जो होते हैं ना, मुख्य हल 2 आते हैं। मुख्य हल कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक पहला जो तुम्हारा आया है, जो कि मैंने देखा है, और दूसरा मुख्य हल जो होता है इसी में तुम पाई ऐड कर दो, वो मुख्य हल हो गया। मतलब कि π/3 में तुम दूसरा मुख्य हल पता करना है तुम्हें, तो दूसरा मुख्य हल में क्या करते हैं? π/3 में पाई ऐड कर दो, तुम्हारा दूसरा मुख्य हल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 4 π/3। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे दूसरा मुख्य हल जो लिखते हैं वो आता है हमारा 4 π/3। तो ये होगा हमारे 2 मुख्य हल और ये व्यापक हल। बस यही करना है हमें। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे चीज़ों को समझना कि मुख्य हल 2 क्यों होते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में, 0 से
360 के बीच वाले जितने भी हल होते हैं वो मुख्य हल होते हैं, और उसके बाद वाले जो हल होते हैं वो तुम्हारे व्यापक हल होते हैं। तो मुख्य हल जो होंगे ना ज़्यादातर हमें 2-2 मिलेंगे। जैसे साइन में 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन में एक और की वैल्यू 1/2 होती है। वो किसकी होती है, तो मुझे याद करने दो थोड़ा सा, 150 डिग्री की। साइन में 150 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 ही होती है। तो इस तरह से इसके मुख्य हल जो होंगे, एक 30 आया और एक 150 आया, तो ये और इससे ज़्यादा वाले जितने भी होंगे वो व्यापक हल वाली श्रेणी में आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मुख्य हल 2-2 आते हैं हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला देखते हैं कि हर बार हमें सिंपली ऐसे सजा के सामने नहीं देखने को मिला। एक और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो, थोड़ा सा वो भी समझ ही लो कि लिखा है sec x = 2। क्या लिखा है, sec x = 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। तो sec x = 2 लिखा है, तो sec के बारे में तो हमने सीखा नहीं, हमने cos के बारे में सीखा था। तो ये हो गया 1/cos x = 1/2, ठीक है। यही है ना, सॉरी, ये 1/cos x = 2, तो cos x बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। तो cos x बराबर हम लिख सकते हैं, cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos में, ऐसे डराओ मत हमको, तो cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो cos में 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 60 को हम लिखते हैं cos π/3। तो cos 60 को हमने लिख दिया π/3। तो cos x बराबर cos π/3 आया, तो यानी कि x का जो मुख्य मान हो गया वो π/3 तो हो ही गया। दूसरा क्या होगा मुख्य मान, तो दूसरा मुख्य मान के लिए हम इसमें पाई ऐड कर देते हैं। तो पाई ऐड करने के बाद ये हो जाता है हमारा 4π/3 फिर से, चलो ठीक है, तो 4π/3 हो गया। और एक और चीज़, cos x बराबर अगर cos y है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम x बराबर हमारा क्या आया था, x बराबर हमारा आया था, मुझे जितना याद है, मैंने पहले बोला मुझे याद नहीं रहता ना, 2n पाई ± π/3। तो ये हमारा व्यापक हल हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूँ। तो 9 क्वेश्चन नंबर को देखो और समझो आगे क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और बाकी बीच में जो क्वेश्चन बच गया ना, थोड़ा अपना दिमाग लगा के सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें ज़रूर दूंगा। बाकी समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हर बार क्वेश्चन क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा वो है sin x + sin 3x + sin 5x = 0। अब हर बार क्वेश्चन में हमारे सामने सीधे सीधे नहीं देगा, कभी कभी घुमा के भी देगा। और जब ये घुमा के देगा हमारे सामने तो हम इसको सॉल्व करके खुद से पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है, sin x + sin 3x + sin 5x। हम क्या करते हैं, sin c + sin d वाला फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या आता है। तो एक काम करते हैं, पहले sin x और sin 5x को एक साथ कर लेते हैं, sin x + sin 5x + sin 3x। अब इसको साथ में क्यों किया, क्योंकि 5 हमें मालूम है sin c + sin d में जो होता है c + d/2 आता है। तो जब c + d करेंगे यानी x में 5x जोड़ेंगे 6x होगा, /2 करेंगे तो /2 करने से क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और 3 हमारा पहले से है भी, तो कहीं ना कहीं कुछ हेल्प हो सकता है, इस वजह से मैंने इन दोनों को साथ में किया। तो sin c + sin d जो होता है वो होता है हमारा 2 sin c + d/2 × cos c - d/2 और प्लस में sin 3x जो है वो तो है ही, है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें देखने को मिलता है 2 sin x में 5x जोड़ेंगे तो 6x 6x/2 यानी कि 2 sin 3x × cos का x में से 5x घटाएंगे तो 4x आएगा माइनस में, और 4x माइनस में है, बटा में 2 है तो 2x बचेगा माइनस में। तो cos 2x जब माइनस में रहता है तो cos - थीटा जो होता है वो प्लस थीटा ही हो जाता है, cos थीटा ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट cos 2x लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस में है हमारा क्या है, प्लस में sin 3x है, sin 3x = 0। अब यहाँ पे भी sin 3x है, यहाँ पे भी sin 3x है। एक काम करते हैं, sin 3x को हम ना बाहर ही ले लेते हैं। तो बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा sin 3x, अंदर में बचेगा 2 cos 2x + 1 = 0। तो अब एक काम करते हैं, इसको 2 cos 2x है तो इसको ब्रेक करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं उसको,
cos 2x को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कुछ आ सकता है क्या? 2 sin a इंटू कॉस बी, हाँ ये भी तो हो ही सकता है ना। चलो करके देखते हैं क्या आता है। मेरे पास बोर्ड छोटा है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन से पहले सोच रहा हूँ कि इतने में अट पाएगा कि नहीं अट पाएगा। तो अगर यहाँ पे sin 3x लिखता हूँ तो इसको ब्रेक करूँगा तो क्या आएगा हमारा 2 cos स्क्वायर x। इसको बड़े ब्रैकेट में रख के देखता हूँ, इसको छोटे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0। आगे करते हैं sin 3x, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 2 अगर साइन में लाता तो क्या होता? चलो साइन में लेके देखते हैं, क्योंकि एक पहले से ही साइन में है ना, तो साइन में लेके देखते हैं क्या होता है। तो साइन में लेके देखते हैं तो आता हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, दे रहा हूँ 4 साइन स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं तो ये हो गया हमारा साइन 3x और इधर हो गया हमारा 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, चलो जोड़ ही देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 4 साइन, अरे यार छोटा सा मिस्टेक हो गया। एक काम, इधर देखो, इधर ये इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा मैं। यहाँ पे देखो साइन 3x और ये इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये हमने अभी यूज़ ही कर रहा था। तो ये जो है साइन 3x बराबर अगर 0 है तो अब साइन 3x बराबर 0 है तो 3x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? n पाई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 वाले में हमने कई बार n पाई किया है। तो x का जो वैल्यू आया वो आया n पाई बाई 3। एक सॉल्यूशन हमारे सामने आ गया। दूसरा है 2 cos 2x प्लस 1, तो ये जो है 2 cos 2x प्लस 1 जो है वो अगर 0 है, ठीक है, तो हमें क्या मिला? 2 cos 2x बराबर माइनस 1 हो गया। तो cos 2x जो आया वो हो गया माइनस में 1/2। अब cos 2x में किसकी वैल्यू माइनस में 1/2 आ सकती है? तो यहाँ से देखो, माइनस में cos पाई बाई क्या हो जाए भाई? पाई बाई 3। अगर माइनस में cos पाई बाई 3 आ जाए, ठीक है, तो माइनस में cos पाई बाई 3 आ जाए तो cos पाई बाई 3 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 का 1/2 होता है, और ये माइनस में हो तो ये इसके इक्वल होगा। लेकिन हम इसको लिख कैसे सकते हैं? तो माइनस में cos पाई बाई 3 कब आ सकता है? तो जब हम cos पाई में से पाई बाई 3 माइनस करते हैं, ठीक है, cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, तो इसका वैल्यू इतना आ सकता है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 पाई में से पाई गया, यानी कि 2 पाई बटा 3, तो ये 2 पाई बटा 3 के बराबर आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 2x बराबर cos 2 पाई बटा 3, और cos 2x बराबर 2 पाई बटा 3 है, तो 2x का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब अभी हमने सीखा था cos x बराबर अगर cos y है, cos x बराबर cos y है, तो x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? n पाई 2n पाई प्लस माइनस y होता है ना। तो 2x बराबर भी हो जाएगा क्या? 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अब 2 दोनों तरफ है तो x का जो वैल्यू आ गया वो हो गया हमारा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और ये आंसर। तो इस तरह से हमारे 2 आंसर आ गए x का, एक n पाई बाई 3 और एक n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में
आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो मतलब अगला जो वीडियो आने वाला है वो हमारा इसकी विविध जो प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली से रिलेटेड आने वाली है, वो हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है त्रिकोणमितीय फलन का। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।